हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस एक्सप्लेनर में हम जिस चैप्टर की बात करने वाले हैं ना, वो कोई साधारण सी कहानी बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये हिंदी लिटरेचर का एक ऐसा मास्टरपीस है जो एकदम किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म की तरह आपकी आंखों के सामने चलेगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आपके सिलेबस के सबसे इंटरेस्टिंग और अहम चैप्टर रीढ़ की हड्डी की। आज हम इस एकांकी यानी वन एक्ट प्ले की एक शानदार सिनेमैटिक जर्नी पर चलेंगे। इसमें ड्रामा है, तीखा व्यंग्य है और हाँ, एग्जाम्स में फुल मार्क्स स्कोर करने का पूरा खजाना भी है। तो चलिए बिना देर किए इस कहानी में सीधे जंप करते हैं। सबसे पहले एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल जरा सोचकर देखिए, क्या कोई भी इंसान अपनी बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी के बिना सीधा खड़ा हो सकता है? बिल्कुल नहीं, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, यहां हम बायोलॉजी या साइंस की बात नहीं कर रहे हैं। इस चैप्टर में रीढ़ की हड्डी का मतलब इंसान के सेल्फ रिस्पेक्ट, उसके स्वाभिमान और सच के लिए डटकर खड़े होने की हिम्मत से है। और यकीन मानिए, ये एक ऐसा सवाल है जो कहानी खत्म होने पर समाज के गाल पर एक जोरदार तमाचे की तरह गूंजता है। कैसे? आइए देखते हैं। अब देखिए, कहानी के मजे लेने से पहले इसका बैकग्राउंड समझना बहुत जरूरी है। महान लेखक जगदीश चंद्र माथुर जी ने यह नाटक 1939 में लिखा था। ये वो दौर था जब हमारी सोसाइटी में काफी रूढ़िवादी और पुरानी सोच का बोलबाला था। महिलाओं की एजुकेशन को बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता था। उन्हें बस घर संभालने की मशीन समझा जाता था। शादी के लिए लोगों को कम पढ़ी लिखी लड़कियां चाहिए होती थी ताकि वो हमेशा दब कर रहे। और बस इसी सड़ी गली मानसिकता पर यह कहानी एकदम कर्रारी चोट करती है। तो कहानी शुरू होती है एक कमरे से जहां भयंकर अफरा तफरी मची हुई है। इसे किसी कॉमेडी फिल्म के फर्स्ट सीन की तरह इमेजिन कीजिए। बाबू राम स्वरूप और उनकी पत्नी प्रेमा घर में मेहमानों के आने की तैयारी कर रहे हैं। उनका नौकर है रतन, जो इतना फूहड़ और अनाड़ी है कि चादर और दरी बिछाने के चक्कर में पूरा घर सिर पर उठा लेता है। लेकिन इस हंसी मजाक के पीछे एक बहुत गहरी बात छिपी है। राम स्वरूप जी अपनी ही बेटी उमा की बीए की डिग्री छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। और तो और वो उमा पर जबरदस्ती मेकअप थोपने की जिद कर रहे हैं, जो उमा को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एग्जाम्स के नजरिए से बाबू राम स्वरूप का जो कैरेक्टर है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी हिपोक्रेसी यानी दोगलेपन को दिखाता है। एक तरफ तो उनकी सोच इतनी प्रोग्रेसिव है कि उन्होंने उस जमाने में अपनी बेटी उमा को बीए तक पढ़ाया, लेकिन दूसरी तरफ उनका सामाजिक डरपोकपन उन पर हावी हो जाता है। वो शादी के इस बाजार के दबाव में इतने बेबस हो जाते हैं कि लड़के वालों से साफ झूठ बोल देते हैं कि उनकी बेटी सिर्फ 10वीं पास है। मतलब वो समाज की गलत सोच से लड़ने के बजाय उसी के आगे घुटने टेक देते हैं। और तभी घर में एंट्री होती है हमारी कहानी के विलेंस की। ये सीन पूरी तरह से व्यंग से भरा हुआ है। दरवाजे से अंदर आते हैं बाबू गोपाला प्रसाद और उनका बेटा शंकर। गोपाला प्रसाद पेशे से वकील हैं और घमंड तो जैसे कूट कूट कर भरा है इनमें। और उनका बेटा शंकर, जिसके लिए ये रिश्ता लाया गया है, उसकी खासियत पता है क्या है? वो हमेशा झुक कर बैठता है, जैसे उसके शरीर में रीढ़ की हड्डी ही ना हो। आते ही ये दोनों अपनी तारीफों के पुल बांधने लगते हैं और नए जमाने को कोसना शुरू कर देते हैं। बातचीत के बीच में गोपाल प्रसाद की जो एकदम घटिया और पितृसत्तात्मक सोच है, वो खुलकर बाहर आ जाती है। मतलब इनका ये बेतुका तर्क सुनेंगे तो आप भी अपना सिर पकड़ लेंगे। वो कहते हैं कि दुनिया में कुछ चीजें सिर्फ मर्दों के लिए बनी हैं, जैसे मोर के पंख होते हैं और शेर के बाल होते हैं, मादा के नहीं। उनके हिसाब से हायर एजुकेशन यानी ऊंची तालीम हासिल करना सिर्फ और सिर्फ मर्दों का काम है। औरतों का काम है तो बस घर गृहस्थी संभालना। ये डायलॉग ना उस समय के समाज के डबल स्टैंडर्ड्स का एकदम नंगा सच है। अब इस सीन की टेंशन को थोड़ा करीब से महसूस करते हैं। मेहमानों के सामने उमा की एंट्री होती है। कमरे में एकदम सन्नाटा छा जाता है। उमा हाथ में पान की तश्तरी लिए बहुत ही सिंपल कपड़ों में आती है, कोई भारी मेकअप नहीं। लेकिन जैसे ही उमा की नजरें ऊपर उठती हैं, उन मेहमानों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। क्यों? क्योंकि उमा की आंखों पर एक सुनहरे फ्रेम वाला चश्मा है। अब गोपाल प्रसाद और शंकर जैसे रूढ़िवादी लोगों के लिए लड़की के चश्मे का मतलब था उसका बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होना, और बस यहीं से शक का कीड़ा उनके दिमाग में घुस जाता है। इसके बाद शुरू होता है बेइज्जती का सिलसिला। गोपाल प्रसाद उमा से ऐसे सवाल करने लगते हैं जैसे वो कोई जीती जागती इंसान नहीं, बल्कि बाजार में बिकने वाला कोई सोफा या कुर्सी हो। क्या तुम्हें सिलाई कढ़ाई आती है? क्या तुम गाना जानती हो? पेंटिंग कर लेती हो? उमा ये सब चुपचाप सुनती रहती है। उसके पिता उसे जवाब देने के लिए फोर्स करते हैं। कमरे में टेंशन एकदम पीक पर है। यह सीन हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या लड़कियों की अपनी कोई अहमियत नहीं है? क्या वो सिर्फ एक सजावट का सामान है? और फिर आता है वो पावरफुल मोमेंट जब उमा का सब्र टूट जाता है।
एग्जाम्स के लिए उसके ये शब्द बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। उसकी खामोशी टूटती है और उसकी आवाज़ में गजब का कॉन्फिडेंस होता है। वो सीधा कहती है कि जब कोई खरीदार फर्नीचर खरीदता है ना, तो फर्नीचर से सवाल नहीं पूछता। वो सीधे गोपाल प्रसाद की आंखों में आंखें डालकर पूछती है कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होते, क्या उन्हें चोट नहीं लगती, क्या हम कोई बेबस भेड़ बकरियां हैं। ये कोई नॉर्मल जवाब नहीं था, ये सदियों से दबी हुई एक औरत की दहकती हुई आवाज थी। उमा के ये बेबाक शब्द सुनकर गोपाल प्रसाद का सारा घमंड चकनाचूर हो जाता है। वो इसे अपनी बहुत बड़ी बेइज्जती मानते हैं, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। उमा यही नहीं रुकती। वो उनकी झूठी इज्जत की धज्जियां उड़ाते हुए शंकर का एक बहुत बड़ा राज खोल देती है। वो बताती है कि उनका ये शरीफ बेटा शंकर कुछ महीने पहले लड़कियों के हॉस्टल के आसपास ताक झांक करते हुए पकड़ा गया था और वहां से उसे बेइज्जत करके भगाया गया था। ये सुनते ही गोपाल प्रसाद और शंकर शर्म और गुस्से से एकदम तिलमिला उठते हैं और वहां से दुम दबाकर भाग खड़े होते हैं। जाते जाते उमा कहानी का सबसे दमदार और अल्टीमेट पंचलाइन मारती है। वो पूरी ताकत से कहती है, जाकर पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे के रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। बैकबोन। उमा की ये जीत सिर्फ उस एक कमरे की जीत नहीं थी। ये एक पढ़ी लिखी कॉन्फिडेंट लड़की का एक ऐसे डरपोक समाज को सीधा रिजेक्ट करना था जो उसे नीचा दिखाना चाहता था। उमा ने यह साफ कर दिया कि वो किसी ऐसे इंसान से शादी बिल्कुल नहीं करेगी जिसका अपना कोई कैरेक्टर ही ना हो। चलिए अब आते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे जरूरी सवाल पर कि इस कहानी का टाइटल रीढ़ की हड्डी ही क्यों है। यह समझना बहुत जरूरी है कि यहां रीढ़ की हड्डी सिर्फ शरीर के एक हिस्से की बात नहीं कर रही। इस प्ले में ये एक स्ट्रॉन्ग मेटाफर यानी प्रतीक है। ये दिखाती है इंसान का मॉरल कैरेक्टर, उसका सेल्फ रिस्पेक्ट और सच के लिए मजबूती से खड़े होने की हिम्मत। शंकर के पास ये रीढ़ की हड्डी नहीं थी, वो एकदम स्पाइनलेस था, जबकि उमा के पास एक बेहद मजबूत कैरेक्टर और स्वाभिमान था। एग्जाम्स में अक्सर कैरेक्टर स्केच यानी चैत्र चित्रण पर लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चंस आते ही आते हैं। इसे आसानी से याद रखने का बेस्ट तरीका है दोनों मेन कैरेक्टर्स को कंपेयर करना। एक तरफ हमारी हीरोइन उमा है, पढ़ी लिखी, कॉन्फिडेंट, एकदम स्पष्टवादी और अपने स्वाभिमान से प्यार करने वाली। और दूसरी तरफ है शंकर, जो फिजिकली तो झुका हुआ है ही, लेकिन मॉरली यानी नैतिक रूप से भी वो पूरी तरह खोखला, पाखंडी और डरपोक है। इन दोनों का ये जो कंट्रास्ट है ना, यही इस कहानी की असली जान है। अच्छा, अब फटाफट से पूरे चैप्टर का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपके दिमाग में सारे की पॉइंट सेट हो जाएं। पहला पॉइंट, ये नाटक शादी के नाम पर होने वाले झूठे दिखावे और पाखंड पर एक करारा व्यंग है। दूसरा, कहानी हमें ये मैसेज देती है कि इंसान की असली खूबसूरती उसके बाहरी मेकअप में नहीं बल्कि उसके चरित्र में होती है। तीसरा, विमेन एजुकेशन यानी महिला शिक्षा का महत्व जो उन्हें अपने हकों के लिए लड़ना सिखाता है। और चौथा, एक तरफ पिता रामस्वरूप की झूठी सामाजिक मजबूरी है तो दूसरी तरफ है उमा का बिना डरे सच बोलने का साहस। तो स्टूडेंट्स, इस एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। सोचिएगा जरूर, ये सिर्फ 1939 की कोई पुरानी कहानी नहीं है। आज भी जब कभी सोसाइटी हम पर गलत रीति रिवाजों या अन्याय के आगे झुकने का प्रेशर बनाती है तो ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हमेशा अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि उमा की ये बेबाक कहानी आपको एग्जाम्स में टॉप मार्क्स तो दिलाएगी ही, साथ ही रियल लाइफ में भी हमेशा इंस्पायर करेगी। आज के लिए बस इतना ही। आपकी परीक्षाओं के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं।